नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से जुड़ी है। संभल में बीते साल हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब 2 अलग अलग एफआईआर और दर्ज की है। ये एफआईआर क्यों की गई और शारिक साठा कौन है, कहां है और कैसे वो सीएम योगी के चक्रव्यूह में फंसा है, बताएंगे आपको। एसआईआर दिन पर दिन विपक्ष के लिए गले का फांद बनता जा रहा है। लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईआर का मतलब सिर्फ वोट चोरी है और इसी कड़ी में अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावत ने भी मुजफ्फरनगर में एसआईआर का विरोध किया, लेकिन वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल भाजपा ने 14 जिलों में रातों रात नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया। बरेली में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर दौड़ा, जहां बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 37 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही 4 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो कैसे रातों रात खड़ी हुई ये अवैध कॉलोनी, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ठीक 1 साल पहले यानी 24 नवंबर 2024 को जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसकी आज भी ठंडी नहीं हुई है। उस दिन सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, 4 नौजवानों की जान चली गई, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, दुकानें जली, गाड़ियां फूकी गई। उस हिंसा का सबसे बड़ा सूत्रधार और मास्टरमाइंड जिस शख्स को पुलिस और एसआईटी और आम जनता भी मान रही है, उसका नाम है शारिक साठा उर्फ शारिक हुसैन। ये वही शारिक है जो संभल के मोहल्ला दीपासराय का रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहक हुसैन का बेटा है और 2020 से देश के बाहर फरार चल रहा था। अब ठीक हिंसा की बरसी से पहले संभल पुलिस ने उसके खिलाफ 2 और भारी भरकम एफआईआर दर्ज कर उसके गले में फंदा और कस दिया है। ये दोनों मुकदमे नखासा पुलिस थाने में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंस्पेक्टर अनुज कुमार सिंह ने दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा भारतीय दंड संहिता और कोर्ट की अवमानना के तहत है, क्योंकि शारिक के खिलाफ पिछले साल ही नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका था और उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश हो चुका था, लेकिन वो बार बार कोर्ट की तारीखों से भागता रहा और सरेंडर करने की बजाय विदेश में छिपता रहा। दूसरा मुकदमा उसके सहयोगियों, फंडिंग के सोर्स और विदेश में चलाए जा रहे पूरे नेटवर्क की गहरी जांच के लिए दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि विदेश में बैठा शारिक ही अपने गुर्गों को पैसे भेजता था, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डलवाता था और हिंसा के लिए लोगों को लगातार उकसाता था। हिंसा वाले दिन उसके व्हाट्सएप ग्रुप संभल की आवाज में अब की बार जंग का ऐलान जैसे मैसेज वायरल हुए थे, जो अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर मौजूद है। पुलिस का मानना है कि वो दुबई या सऊदी अरब में छिपा हुआ है। यानी कुल मिलाकर शारिक साठा की फरारी अब कुछ दिनों की मेहमान लग रही है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो एसआईआर से जुड़ी है। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में नीले झंडे लहरा रहे थे। मंच पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण गरज रहे थे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को उन्होंने वोट चोरी का सबसे बड़ा हथियार बताया और चेतावनी दी कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें बंद कर दी जाएगी। उन्होंने 1 जनवरी 2026 से रोजगार दो, एसआईआर हटाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। चंद्रशेखर ने एक के बाद एक बड़े वादे
किए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर रावत। आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप साम दाम दंड यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा को मंच पर बुलाकर पार्टी में शामिल कराया और कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है, यहाँ वोट चोरी नहीं चलेगी। लेकिन यही रैली कुछ ही घंटों में उनके लिए चक्रव्यूह बन गई। कुछ उग्र कार्यकर्ताओं ने मन से ही ईवीएम और एसआईआर को लेकर इतने भड़काऊ नारे लगाए कि माहौल बिगड़ने लगा। लाउडस्पीकर बिना अनुमति के चल रहे थे। धारा 144 पहले से लागू थी, फिर भी इतनी बड़ी भीड़ जमा थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। यही नहीं, अखिलेश यादव भी एसआईआर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पूरा विपक्ष एक साथ एक स्वर में एसआईआर के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन भाजपा ने कहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है और एसआईआर पारदर्शिता लाएगा। अब ऐसे में एसआईआर को लेकर आगे क्या कुछ माहौल रहता है, ये देखना भी बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो बीजेपी से जुड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मैदान मारने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार देर रात अचानक एक लिस्ट जारी हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल तक कुल 14 जिलों में एक साथ नए जिला अध्यक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। यह लिस्ट इतनी रात में जारी की गई कि विपक्षी दलों को सुबह उठते ही पता चला और उनके खेमे में खलबली मच गई। ये कोई सामान्य फेरबदल नहीं था, बल्कि 2027 के महासंग्राम के लिए एक सोची समझी रणनीति का पहला बड़ा कदम था। इन नए चेहरों से बूथ स्तर तक नया जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और विपक्षी दलों की कोई भी सेंधमारी रोकी जा सकेगी। विपक्षी खेमे में ये खबर आग की तरह फैली। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे घबराहट में की गई नियुक्तियां करार दिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने इसे जातिवादी खेल बताया। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन अंदर खाने सभी दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। विपक्षी दलों को लग रहा है कि अगर अभी से इस तरह के कदम उठने शुरू हो गए तो 2027 तक उनके लिए मैदान में टिकना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा की इस रणनीति ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर नहीं होना चाहती और अभी से उसने विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने का काम शुरू कर दिया है। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो बरेली से जुड़ी है। एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरज उठा और माफियाओं की कमर तोड़ दी गई। इज्जत नगर थाना क्षेत्र में करीब 37 बीघा कृषि भूमि पर रातों रात खड़ी की गई 4 बड़ी अवैध कॉलोनियां सुबह ध्वस्त कर दी गई। फ्लोरा गार्डन, ग्रीन व्यू, सनराइज और एवरग्रीन, इन 4 कॉलोनियों में सड़कें बन चुकी थी, नालियां ढल चुकी थी, बिजली के पोल लग गए थे, बाउंड्री वॉल खड़ी हो चुकी थी और प्लॉटिंग का काम तेजी से चल रहा था। लेकिन बीडीए ने एक ही झटके में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ये सारी प्लॉटिंग बिना लैंड यूज चेंज कराए, बिना नक्शा पास कराए और बिना किसी कानूनी अनुमति की जा रही थी। स्थानीय बिल्डरों और भूमाफियाओं का गठजोड़ इतना मजबूत था कि रातों रात पूरी कॉलोनी खड़ी करने का दम रखते थे। सस्ते दामों पर प्लॉट बेचकर आम आदमी को लुभाया जा रहा था। कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर यह प्लॉट खरीदे थे। लेकिन जब बीडीए को शिकायत मिली तो पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस का कोई असर नहीं हुआ तो आखिरकार बुलडोजर का सहारा लिया गया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय बिल्डर फरार हो गए। जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे वो अब पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। योगी सरकार का ये बुलडोजर अभियान अब सिर्फ माफिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अवैध कब्जे और गैर कानूनी निर्माण करने वालों के लिए भी एक बड़ा संदेश बन गया है। बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया अब खौफ के साए में जीने लगा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।